प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। इसी के अंतर्गत हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ मुख्य अभ्यास पुस्तिका भी हल कर लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप मुख्य पुस्तिका के सभी अध्यायों के हल देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 7, राशियों की तुलना। हम अपने दैनिक जीवन में प्राय बहुत सी राशियों के बारे में सुनते हैं, जैसे परिवार की आय, परिवार में सदस्यों की संख्या, घर का मासिक खर्च, बैंक से लिया गया कर्ज, घर से शाला की दूरी, परिवार के सदस्यों की औसत उम्र आदि। गिनने मापने योग्य वस्तुएं, किसी आकार, विस्तार या घटना के संख्यात्मक मान को हम राशियां कहते हैं। यह रुपये या पैसे, दूरी, आकार, समय, लंबाई, वजन, आयतन आदि के रूप में होती हैं। तो इस तरह यह राशियों की परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे राशियों की तुलना। राशियों की तुलना के अंतर्गत हम तुलना करते हैं वस्तुओं के भार की, दूरी की, व्यक्तिगत व्यक्तियों की संख्या की, रुपये या पैसों की, आयतन, द्रव्यमान, लंबाई इत्यादि की। राशियों की तुलना की निम्नलिखित विधियां हैं: अनुपात या समानुपात, प्रतिशतता, विचारता, बट्टा, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि। अब हम इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अनुपात देख लें। यदि एक पेड़ पर 20 अमरूद लगे हैं और दूसरे पर 5, तो तुलना कर सकते हैं कि पहले पेड़ पर अधिक अमरूद हैं, तो 20 5 का 4 गुना है, या 5 20 का चौथाई है। पहले पेड़ में लगे अमरूद का दूसरे पेड़ में लगे अमरूदों का हम अनुपात देखें, तो 20 में हम 5 का भाग करेंगे, या इसे हम बोलेंगे 20:5। कट जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो इसे हम 4/1 भी कह सकते हैं। देखें और समझें। एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू हैं, तो नींबू अनुपात संतरा, तो 6/8। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/2 × 2, तो 4, तो 3/4, या नींबू अनुपात संतरा बराबर 3:4। नींबू और संतरा में 3:4 होगा। इसी तरह यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त बने हैं। इसमें हम देखें त्रिभुज 5 हैं और वृत्त 6 हैं, तो इसे हम 5:6 लिखेंगे। इसी तरह टॉफ़ी और बिस्कुट का अनुपात होगा 7:6, क्योंकि टॉफ़ी की संख्या है 7 और बिस्किट की संख्या जो है वो 6। यहाँ पर बैट और बॉल, तो बैट की संख्या है 3 और बॉल की संख्या है 6, तो 3:6। इसी को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसे हम 1:2 भी कह सकते हैं। तुलना करने वाली राशियों की इकाई समान होती है। क्या आप अपनी लंबाई की तुलना अनुपात में चींटी की लंबाई से करोगे, या अपने किसी मित्र या सहेली की लंबाई से? क्या हम एक बोरे गेहूं यानी 100 किलोग्राम की तुलना एक चिप्स के पैकेट 250 ग्राम से करेंगे? उपयुक्त सभी बातों पर विचार कर हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि तुलना करने में राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रख लीजिए कि राशियों की इकाई समान होनी चाहिए, नहीं है तो कर लेना चाहिए। बट्टा, आपने कई दुकानों या अखबारों में सेल या वस्तुओं पर छूट के विज्ञापन देखे होंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को ही बट्टा कहते हैं। यह सामान्यतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। आपने भी कई दुकानों पर ऐसा देखा होगा। इसलिए बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य।
उदाहरण 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 450 रुपये में बेचा गया तो बट्टा होगा, अंकित मूल्य होगा माइनस विक्रय मूल्य, तो 500 ऋण 450 बराबर 50, तो बट्टा होगा 50 रुपये। अब बट्टा बराबर सूत्र होगा बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। अब बट्टा कितना आ गया हमारा 50 और बटे क्या लिखा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था 500, तो बटे 500 गुणे 100 तो 10%, यानी बट्टा इसमें कितना हुआ 10%। प्रतिशत का आकलन, आपने कई बार प्रतिशत शब्द सुना और पढ़ा होगा, जैसे कपड़ों की सेल में छूट का प्रतिशत, वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत, चुनाव में वोट पड़ने का प्रतिशत और ब्याज दर का प्रतिशत आदि। प्रतिशत अंग्रेजी में इसे हम परसेंटेज कहते हैं, का अर्थ होता है प्रति 100 पर, यानी हर 100 पर। प्रतिशत को इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है जिसका अर्थ है 100वां। जैसे 5% तो 5/100 तो होगा, यदि हम भाग के रूप में देखें तो 5/100 और अन्यथा 0.05 दशमलव के रूप में। 25% तो 25/100 बराबर 1/4 भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में आएगा 0.25। प्रश्न उदाहरण दूसरे में दिया गया है 360 का हमें 30% निकालना है। 360 गुणे 30/100। अब यहाँ पर हम 360 गुणे 30/100 भी लिख सकते हैं, 0 कट जाएंगे दोनों दाहिनी तरफ से, तो 108 आ जाएगा, तो 108 रुपये हो जाएगा। भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना देखेंगे। उदाहरण जैसे 2/3 को हमें प्रतिशत में लिखना है, तो 2/3 गुणे प्रतिशत यानी 100% लिख देंगे, 2 गुणे 100/3। अब हम यहाँ पर देखें तो हो गया 200/3, या हम इसको मिश्र भिन्न में लिखें तो 66 सही 2/3%। लाभ हानि, कई बार हम अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ जैसे मोटरसाइकिल या टीवी आदि खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद हम उसे अधिक दाम या कम दाम में बेच देते हैं। जब कोई वस्तु अधिक दाम में बेची जाती है तो लाभ होता है, और जब वस्तु को कम दाम में बेचते हैं तो हानि होती है। तो यह बात ध्यान में रखी जाए, जो जिस दाम पर हमने खरीदा उसे क्रय मूल्य कहेंगे, उससे अधिक में बेचेंगे तो लाभ और कम में बेचेंगे तो हानि। ब्याज बराबर ब्याज, सचिन ने टीवी खरीदने के लिए 20,000 रुपये का लोन बैंक से 2 वर्ष के लिए लिया। बैंक वालों ने कहा कि ब्याज की दर 10% होगी। 2 वर्ष बाद सचिन ने 24,000 रुपये बैंक वालों को वापस किए। यह उधार या ऋण जो राशि है वह 20,000 मूलधन है और कुल वापस की गई राशि 24,000 मिश्र धन है। वर्ष के अंत में दी गई अतिरिक्त राशि, तो 24,000 में से हम 20,000 घटा देंगे तो 4,000 रुपये हमारा ब्याज होगा। यहाँ पर P मूलधन होगा 20,000, दर R होगी 10%, समय T होगा 2 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र है SI बराबर P गुणे R गुणे T/100, या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर SI बराबर 20,000 गुणे 10 गुणे 2/100 हल करने पर आएगा 4,000 रुपये। तो यानी हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 4,000 रुपये। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन बराबर 20,000 धन 4,000 बराबर 24,000। यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र I बराबर P गुणे R गुणे T/100, जहाँ A बराबर P धन I, P यानी मूलधन और I यानी ब्याज। I साधारण ब्याज, P मूलधन, R दर और T समय। ब्याज का प्रतिशत का सूत्र इसी से हमको मिल जाएगा। अगर हम R निकालें तो इसका 100 में गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे I बटे P गुणे T। इससे हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं, I, P, R, T। कोई भी 3 चीज़ें दी होंगी तो इससे हम ब्याज, मूलधन, दर और समय निकाल सकते हैं, 3 चीज़ दी होने पर। इसी पर उसमें समय के लिए हमें ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए दिया गया इस सूत्र के आधार पे। मूलधन है 3,000, दर है आपको ज्ञात करनी है, और ब्याज है 400 रुपये, समय है 3 वर्ष।
तो P हो गया हमारा 3000, I हो गया 400 और T हो गया 300। इस सूत्र में मान रख देंगे तो ब्याज दर R बराबर 100 गुणे I बटे P गुणे I से, तो 100 गुणे 400 हो जाएगा बटे 3000 गुणे 3। यहाँ से हम गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम 0 0 काट के और इसको हल करेंगे तो आएगा 4.44%, यानी ब्याज की दर R होगी 4.4। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहाँ मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। इस प्रकार आपने अभी अध्याय का विश्लेषण देखा। अब इसी विश्लेषण के आधार पर कुछ सवाल हल करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर में अनुपात कितना होगा? दोनों की इकाई समान है किलोमीटर किलोमीटर में, इसलिए हम 35/25 लिख सकते हैं और काटने पर हमें मिलेगा 7/5 या 7:5। तो इसका डी वाला उत्तर सही होगा और डी वाले घेरे को आप काला कर लीजिए। प्रश्न दूसरा, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा? तो जितने गुना होगा उतने ही उसके प्रतिशत में वृद्धि होगी। 4 गुना है इसलिए 400% उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसका सही उत्तर होगा बी। बी वाले घेरे को काला कर लीजिए। प्रश्न तीसरा, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए कि वह संख्या है x। x का 15% को हम लिखेंगे x गुणे 15/100 बराबर 36। अब 100 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, 15 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो हो जाएगा 36 गुणे 100/15। हल करने पर हमको मिला 240। तो इसका सही उत्तर होगा सी 240। सी वाले घेरे को काला कर लीजिए। प्रश्न चौथा, किसी व्यक्ति की मासिक वेतन 50,000 रुपये है, 10% की वृद्धि कर दी गई तो नया मासिक वेतन क्या होगा? तो हम 50,000 का 10% निकालेंगे। 50,000 गुणे 10/100, 0 0 काट दीजिएगा। यहाँ से दाहिनी तरफ से एक काट दीजिए, फिर ये काट दीजिए तो कितना आ गया? 5,000। अब हमारा जो मूल वेतन कितना था? 50,000। अब 5,000 बढ़ गए तो 50,000 में हम 5,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55,000। तो इसका सही उत्तर होगा सी 55,000 रुपये। प्रश्न पाँचवा, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और इस पर बट्टा है 8%, तो मेज का विक्रय मूल्य बताइए। तो हम सबसे पहले जो अंकित मूल्य है 1200 या 1200 रुपये, उसका 8% निकाल लें। तो 1200 गुणे 8/100 हल करने पर 0 0 काट दीजिए तो मिला हमको 96। अब 96 रुपये की बट्टा या छूट दे दी गई तो हम यहाँ पर 1200 में से 96 घटा देंगे तो मिलेगा 1104। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1104 रुपये। प्रश्न छठवां, एक जैकेट 20% का बट्टा देने पर 1120 रुपये में बेची जाती है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण बट्टा प्रतिशत। तो यहाँ पे मान रख दें तो 1120 गुणे 100/100 ऋण 20 घटाने पर आएगा हमारे पास 80। अब इसको हम काट दें तो हमारे पास आया 1400 रुपये, यानी अंकित मूल्य होगा 1400 रुपये। प्रश्न सातवां, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो बताइए कि उसके पास कुल धन कितना था। हम मान लें कि रोहन के पास x रुपये कुल धन थे। अब यहाँ पर इसको ना भी लिखें तो चलेगा। अब हम x का 50%, क्योंकि उसने 50% क्या किया है, खर्च कर लिया, तो x का 50% होगा x गुणे 50/100 और यह कितने के बराबर है? 800 के। हल कर लीजिए पक्षांतरण में।
तो 100 गुणा में चला जाएगा और 50 बटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो x बराबर हमें मिलेगा 1600 रुपये। यानी रोहन के पास कुल कितने रुपए थे? 1600 रुपये, यानी कुल धन जिसको हम बोलते हैं। प्रश्न 12वां, 12 कुर्सी का मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब 12 जो कुर्सियां हैं उनका मूल्य बराबर है 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो शेष कितनी 2 कुर्सी का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ पर लाभ कितना हुआ? 2। अब गुणित 100 बटा 10, क्रय मूल्य कितना है? 10। क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये। 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बटे 10 आ गया। अब इसको हल करने पर आया हमारे पास 20%, यानी लाभ प्रतिशत में होगा कितना? 20%। प्रश्न 9वां, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वेट एक प्रकार का टैक्स है, कर है। यह कई प्रकार से हो सकता है, GST भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लें कि कूलर x रुपये का था। अब x पर टैक्स कितना लगा? 10%। तो x का 10% बराबर x गुणे 10 बटा 100। हल करने पर आया x बटे 10 रुपये। पहले कितने का था? x रुपये का था। अब x धन 10 रुपये, x बटे 10 रुपये और बढ़ गया, तो इन दोनों को जोड़ दें। कर सहित x धन x बटे 10 बराबर 4000। हल करने पर आएगा लघुत्तम 10 और अंश कितना आ जाएगा? 10x धन x बटे 10 बराबर 4400। 10x धन x हो जाएगा 11x और 10 का पक्षांतरण तो गुणित में चला जाएगा 10। x बराबर 4400 गुणे 10 बटा 11। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर आया 4000 रुपये। तो वेट जोड़ने पर से पहले कूलर का मूल्य कितना था? 4000 रुपये। मिला कितना उसको? 4400 रुपये का। प्रश्न 10वां, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो यह सवाल 9वें सवाल की ही तरह है। यहाँ पर जो है बिक्री कर हो गया, वहाँ वेट था। तो सबसे पहले हम वस्तु का मूल्य मान लें x रुपये की है, तो x का हम 4.5% निकालें, तो x गुणे 4.5 बटे 100। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। हल कर लीजिए तो 9x बटे 200। अब उसी तरह हम x में ये जोड़ देंगे, तो x धन 9x बटे 200 बराबर 3155। हल कर लीजिए तो यहाँ पर हो गया 200x धन 9x बटे 200 लघुत्तम लेके। अब 200 का पक्षांतरण तो गुणा में चला जाएगा और 200 धन 9x हो जाएगा 209x। अब x बराबर क्या होगा? तो 209 का पक्षांतरण, तो ये बटे में आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर आपको मिलेगा 3019.14 रुपये, यानी कर के पहले उस वस्तु का मूल्य होगा 3019 रुपये 14 पैसे या 0.14। प्रश्न 11वां, 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर मूलधन P है 10,000, दर R है 5%, समय N है 2 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन A बराबर होता है P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 पर N की घात। P का मान 10,000, R का मान 5 और N का मान 2 रख दीजिए। 10,000 ज्यों का त्यों 5 से 100 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटे 20 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो लघुत्तम 20 और ऊपर हो जाएगा 20 धन 1 या 21 बटे 20 और घात कितनी हो गई? 2 की। अब 2 की घात है तो हम 21 बटे 20 को 2 बार लिख देंगे गुणित करके। 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 और गुणित में कितना था? 10,000। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर हमको मिला 11,025 रुपये। अब हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमें मिला A यानी मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A ऋण P, A यानी मिश्रधन, P यानी मूलधन। तो 11,025 में से 10,000 घटा देंगे तो आएगा 1,025 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1,025 रुपये। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है।
इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 12वां, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रकार से ब्याज निकालना है, पहला चक्रवृद्धि और दूसरा साधारण ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज देखें। यहाँ मूलधन P है 45,000 रुपये, दर R है 12%, समय T है 5 वर्ष। अब मिश्र धन का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पर T की घात। अगर यहाँ T लिखा है तो T लिखेंगे और N है तो N लिख दीजिए। अब हल करें, मान रखें। यहाँ पर P का मान 45,000, 1 धन R दर का मान 12 जो कहते हो बटे 100 और समय T का मान 5। हल करें, 100 धन 12/100, यहाँ पर हमने लघुत्तम लेके हल कर लिया तो 112/100। अब 112 यानी यहाँ 100 है तो 1.12 हो जाएगा और इसका हम 5 बार गुणा करें तो कितना आएगा 1.76। अब इसका गुणा हम 45,000 में कर दें तो आएगा 79,200 रुपये। अब ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन है। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम CI बराबर A ऋण P कहते हैं। A का मान है 79,200 और P का मान है 45,000। घटाने पर मिला हमें 34,200 रुपये। तो ये हमें जो ब्याज मिला वो है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। P का मान 45,000, R का मान 12, T का मान 5 बटे 100। हल करने पर हमें मिला 27,000 रुपये। अब अंतर कितना है तो चक्रवृद्धि ब्याज है 34,200 और ये है 27,000 साधारण ब्याज। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। अब यहाँ पर हम अंतर निकालें तो CI ऋण SI या सीधा आप इसको ना भी लिखें तो 34,200 ऋण 27,000 तो मिला हमें 7,200 रुपये। तो अंतर होगा 7,200 रुपये। प्रश्न 13वां, दुकान A और B पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान B पर 425 रुपये की सेल पर है तथा दुकान A पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत में उपलब्ध है? सबसे पहले हम दुकान A पर देखें तो A का जो मूल्य है वो कितना, पहले कितना था 540 रुपये। अब 25% का छूट हुआ तो 540 का हम 25% निकालें 25/100 करके तो मिला 135 रुपये। यानी कितने की छूट मिली 135। तो छूट के बाद दुकान A पर यह खिलौना 540 ऋण 135 यानी 405 रुपये का होगा। अब B पर हमको दिया ही है कि यह खिलौना कितने का है 425 रुपये का। तो A पर कितना मिल रहा है 405 का और B पर कितना मिल रहा है 425 रुपये का। अब प्रश्न क्या था, यह कम कीमत पर किस दुकान में मिलेगा? तो यह A पर कम कीमत पर मिलेगा। और कितनी की कम कीमत मिलेगा तो 425 में से 405 घटा दीजिए तो 20 रुपये कम का मिलेगा। सवाल नंबर 14, 2% वार्षिकी दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। अब 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 37,500। दर कितनी है 2%। अब समय T कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया गया है 2023 और 2025। 2025 में से 2023 घटा दीजिए तो 2 वर्ष। और इसमें हमेशा जनगणना वाले सवालों में चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगता है, वही A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पर N की घात। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 37,500 कोष्टक में 1 धन 2/100 पर 2 की घात। हल कर लीजिए, 2 से 100 काट दीजिए तो 50, 50 धन 1 मतलब 51/50 पर 2 की घात। अब इसको 2 बार लिख दें 51/50, 51/50। इसको हल कर लें तो आया हमारे पास 39,000
15, यानी 2025 के अंत में जनसंख्या होगी 39,015। प्रश्न 15वां, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका के अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं, यानी इनको आप बदल सकते हैं। माह अगस्त यहाँ पर हमने एक नमूना लिया है। परिवार की मान लीजिए मासिक आय है 40,000 रुपये। अब मकान किराया 3,000, शिक्षा 20,000, किराना 2,000, गैस और बिजली 1,000 रुपये, फल सब्जी दूध 1,000, मोबाइल रिचार्ज 500, मनोरंजन 500 और अन्य में 2,000। कुल खर्च हुए 30,000। 40,000 में से 30,000 खर्च हुए। अब हम देखें प्रश्न, कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय है। तो 20,000 व्यय हुआ था, कितने में से, 40,000 में से। तो 20,000 बटे 40 गुणे 100 हल करने पर आएगा 200 बटे 4 या 50%। अगला प्रश्न है, परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत में है। तो 40,000 में से 30,000 खर्च हो गए तो 10,000 बचे। अब 10,000 का हम प्रतिशत निकालें तो 10,000 बटे 40,000 गुणे 100 काटने पर आया 25, तो आया 25%, यानी कितने भाग बचत हो रही है, 25%। अगला प्रश्न है, आप अपने परिवार को बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किराना, मोबाइल, मनोरंजन व्यय कम करके हम अपने परिवार की बचत बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।